तुमको अभी एहसास नहीं है जो हिंदू यहाँ चंदन लगाते हैं उसकी वजह यही है भाई, जिसने ओला उबर बनाया वो सोच ही तो रही होगी। इसका अगर तुम इस्तेमाल करना जान गए तो तुम दुनिया के सबसे धनी आदमी हो। काबिल आदमी को दोस्त ही तो बनाना है। इब्राहिम लोधी बहुत बेवकूफ टाइप का आदमी था। उसके जो सीनियर्स थे उससे बहुत चिढ़ते थे। मैंने आईएएस बनने वाले लड़कों को ना कभी फालतू की बात करते हुए नहीं देखा। राणा सांगा में उत्तेजना बहुत है, पर सिर्फ उत्तेजना से काम नहीं चलता। और इसका दुर्भाग्य था कि इसी के समय में पैरेलल में हिंदुस्तान में एक बड़ा डेंजरस पर्सनालिटी था, शेर शाह सूरी। हुमायूं के हाथ से हिंदुस्तान छूट गया 1540 बैटल ऑफ कन्नौज। यही वो आदमी है जहां से मुगल एम्पायर में दिक्कत पैदा हुई। और इसी समय डेक्कन में एक आदमी पैदा हुआ, छत्रपति शिवाजी। पौंडीचेरी में फ्रेंच गवर्नर है ड्यूप्ले, उसने भारत पर कब्जा करने का फॉर्मूला दिया। कॉमन सेंस दुनिया में एक ऐसी चीज होती है ना जो बहुत अनकॉमन है। सारा खेल यही है। तुमको लगता नहीं है कि सारा खेल यहाँ है। तुमको अभी एहसास नहीं है जो हिंदू यहाँ चंदन लगाते हैं उसकी वजह यही है कि वो रिमेम्बरेंस में रहना चाहते हैं कि सारा खेल यहाँ है। भाई, जिसने ओला उबर बनाया वो सोच ही तो रही होगी। जिसने ब्लिंकिट बनाया वो सोच ही तो रही होगी। वो उसने समय को पहचान लिया। अब ब्लिंकिट जिसने क्रिएट किया है वो सोचो कितना विजनरी आदमी था कि यार लोगों को कार में काम करते करते चीजें कम पड़ जाती हैं। काला नमक नहीं है भैया, ब्लिंकिट कर दो। भैया ब्रेड नहीं है, ब्लिंकिट कर दो। कितनी सुविधा हो गई आदमी को। इसीलिए एक लाइन है, एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। अब राम वर्मा जो है बहुत बड़े पेंटर थे, तो उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की फोटो बना दी, पेटेंट करा लिया। भाई हर आदमी घर में मूर्ति तो बड़ी रख नहीं सकता, लेकिन फोटो आइडिया है। इसका अगर तुम इस्तेमाल करना जान गए तो तुम दुनिया के सबसे धनी आदमी हो। सारा काम इसका है। इब्राहिम लोधी बहुत बेवकूफ टाइप का आदमी था। उसके जो सीनियर्स थे उससे बहुत चिढ़ते थे। कुछ नहीं होता पढ़ने लिखने से। मैंने ऐसे ऐसे लड़कों को आईएएस बनते देखा जिनको लोगों ने कहा कि अरे कुछ नहीं कर पाएंगे। और आईएएस बनने वाले लड़कों के अंदर एक सबसे खास बात मैंने देखी, जो लगभग सब में देखी। मैंने आईएएस बनने वाले लड़कों को ना कभी फालतू की बात करते हुए नहीं देखा। जैसे मुझसे लोग मिलते थे तो मैंने उन लड़कों को कभी फालतू की बात, मतलब की बात, जब भी मिले मतलब की बात। मतलब अपने 25 साल के टीचिंग कैरियर में जो सबसे कॉमन चीज मैंने देखी वो यही थी कि कोई भी आईएएस बनने वाला जो लड़का बना उसमें से कोई भी नॉनसेंस बातें नहीं किया। सर ऐश्वर्या राय का डाइवोर्स होने जा रहा है और जितना लोगों ने नॉनसेंस बातें की उसमें किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। लोधी नॉनसेंस, इब्राहिम लोधी। अब बचे राणा सांगा और बाबर। राणा सांगा में उत्तेजना बहुत है, मार डालेंगे फाट डालेंगे, पर सिर्फ उत्तेजना से काम नहीं चलता। बाबर के पास ऑड बहुत ज्यादा है, पर वो आदमी बहुत बैलेंस है, शांत। और पानीपत का पहला युद्ध हुआ और जीत गया वो, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल ऑड्स। और यहीं से शुरू हुई मुगल डायनेस्टी। बाबर, यहीं से मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हुई। इसने फाउंडेशन रखी मुगल डायनेस्टी की। फर्स्ट पानीपत में इब्राहिम लोधी को हराया, फिर 1527 खानवा राणा सांगा को हराया, लोधी इब्राहिम लोधी। और इसी ने फाउंडेशन रखी किसकी? मुगल डायनेस्टी की। इसके बाद आया इसका बेटा हुमायूं। इनकी साहब की अलग कहानी है। इनकी कहानी पढ़ोगे तो 2-3 दिन तो हंसते रहोगे। आदमी बहुत डेयरिंग है, लड़ना जानता है, सारी बातें, बेवकूफ भी नहीं है। और इसका दुर्भाग्य था कि इसी के समय में पैरेलल में हिंदुस्तान में एक बड़ा डेंजरस पर्सनालिटी था, शेर शाह सूरी। ये इसके जीवन का दुर्भाग्य था। अरे उसने तो मारा, इनकी पूरी सत्ता पलट के रख दी शेर शाह सूरी। वो तो अच्छा हुआ कि सूरी के बाद उसके सक्सेसर अच्छे नहीं थे तो ये कमबैक मार गए। अगर उसके सक्सेसर टैलेंटेड होते तो मुगल खत्म थे। सोचो हिंदुस्तान हाथ से छिन गया हुमायूं का। एक इंसिडेंट बता रहा हूँ। हुमायूं के हाथ से हिंदुस्तान छूट गया 1540 बैटल ऑफ कन्नौज। भगोड़े हो गए, भाग रहे हैं। भागते भागते राणा वीर साल के घर में रुके हुए हैं। हिंदुस्तान छिन चुका है, नौकरी हाथ से चली गई। वहां इनको एक लड़की दिखाई पड़ी, हामिदा बानो बेगम। उन्होंने पूछा ये कौन है? बोले साहब वो आपके भाई हैं, हिंदाल उनके गुरु की बेटी है। अरे बोले अच्छा, शादी का पैगाम भेजो। मेंटल फ्रेम देखो, सब कुछ तबाह हो चुका है, शादी करनी है भाई को। लड़की ने मना कर दिया कि लड़का बेरोजगार है। बोला मार डालो उसके परिवार को। लड़की ने कहा मजाक कर रही थी। बोले हम ही कौन से सीरियस थे। दोनों की शादी हो गई। वहीं पे पैदा हुआ अकबर। और कोई कुछ भी कहे पर हिस्ट्री में इसके जैसा शासक नहीं है। बहुत शानदार आदमी, कुछ भी नहीं है। 1556 to 1605 50 साल इसने सब कुछ बनाया है। सबसे पहला काम किया, टैलेंटेड लोगों को अपने साथ रखा, इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन। वो नवरत्न जो है, नवरत्न, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कहता मुझे योग्य आदमी चाहिए। और सुनता है, ऐसा नहीं कि नहीं सुनता, सुनता है, ध्यान देता है। भाई जो भी दिल्ली की गद्दी पे बैठेगा उसको गुजरात जाना है, और दिल्ली और गुजरात के बीच में राजस्थान, और राजस्थान मतलब वॉर, टेरेन ऐसी है। और फिर इसकी पॉलिसीज 4 तो लिख ही लो, 4। राजपूत पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी, राजपूत पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी,
लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, मनसबदारी सिस्टम, ये जो तुम आज आईएएस देखते हो ना, ये मनसबदारी का आउटकम है, मनसबदारी सिस्टम एटसेट्रा। इसको तो पढ़ना चाहिए हमेशा। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एजुकेशन पैटर्न से मुगलों को निकाल दिया है। इसके बाद गद्दी पे बैठा जहांगीर, वो तो बेचारा सिर्फ बैठा ही रहा, बस बैठ गया, गाड़ी चलती रही, उसने कोई डिस्टरबेंस नहीं पैदा किया। इसकी वाइफ बड़ी काबिल थी, नूरजहां, हिस्ट्री में उसका बड़ा हाथ है। कहता भी यही है कि मैंने हिंदुस्तान का ताज एक टुकड़ा गोश्त और एक प्याली शराब बदले नूरजहां को दे दिया है। फिर आया शाहजहां, इनको भाई साहब को शौक था रियल एस्टेट का, ये रियल एस्टेट का आदमी है, जमीन खरीदो मकान बनवाओ, इतना मकान बनवा डाला कि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई, उसी में अकाल पड़ गया, पैसा कम हो गया, पैसा कम हो गया तो भाई पैसा कम पड़ेगा तो किसी से तो मांगोगे, वो वहीं रिवोल्ट शुरू हो गया। यही वो आदमी है जहां से मुगल एम्पायर में दिक्कत पैदा हुई, फाइनेंशियल क्राइसिस। इसी आदमी ने फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट की, जाटों से पैसा मांग लिया, मराठों से मांग लिया। ये सब किसी को पैसा देते हैं? ये सब लेने वाली कौम है, ये पैसा देती होती नहीं किसी को। तो जब जबरदस्ती मांग लिया तो झगड़ा शुरू हो गया। और इसी समय डेक्कन में एक आदमी पैदा हुआ, छत्रपति शिवाजी, विजनरी। मराठे मुगलों की आर्मी में भी थे, मराठे बीजापुर और गोलकुंडा की आर्मी में भी थे, दोनों लड़ते थे, मरते थे मराठा, फायदा या तो मुगलों का होता था या बीजापुर गोलकुंडा को होता था। शिवाजी ने कहा जब हमें ही मरना है तो हम अपना स्टेट बनाएंगे, मराठा स्वराज। क्या कॉन्सेप्ट दिया उस आदमी ने, मराठा स्वराज, कि जब फाइनली हमें ही लड़ना है दोनों तरफ से और हमें ही मरना है, जब हमें ही लड़ना है और हमें ही मरना है तो हम इनके लिए क्यों लड़े मरे, हम अपने लिए लड़ेंगे मरेंगे। एंड ही केम आउट विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मराठा स्वराज। इसीलिए वो आदमी मराठा हिस्ट्री में भगवान है। ही इज अ मैन हु हैज गिवन आइडेंटिटी टू मराठास, पॉलिटिकल आइडेंटिटी। 1656 उसी वक्त आ गया गद्दी पे औरंगजेब। और ये आदमी मेहनती बहुत है, मेहनत करता है, ईमानदार है, ये सब इसकी क्वालिटियां हैं। पर हमें क्या लेना देना, हमें तो इसको राजा के रूप में देखना है। डेक्कन में बैठने की क्या जरूरत थी भाई? शिवाजी मिलने गए आगरा 1666। उस वक्त अगर अकबर रहा होता गले लगा लेता छत्रपति शिवाजी को, या कर्नाटका चाहिए, ठीक, योर कर्नाटका, वो दोस्त बना लेता अपना। काबिल आदमी को दोस्त ही तो बनाना है। 1689 में यह आदमी यहां आ गया, डेक्कन, यहीं बैठ गया। 1707 यहीं बैठा रह गया, यहीं औरंगाबाद में डेथ हुई उसकी। फिर लास्ट में इसको समझ में आया, इसने एक लेटर लिखा अपने बेटे शाह आलम को, बहुत प्यारा लेटर लिखा। इसने लिखा कि मेरे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने गलत लोगों को अपने साथ रखा। समझ में आया इसको, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मेहनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर तुम राजा हो यार हिंदुस्तान के। इस आदमी के पास कॉमन सेंस नहीं है। ये आदमी अगर टीचर होता तो ठीक होता, लड़कों को मार पीट के पढ़ाता बस, पर ऐसा रूलर, ही लैक्स कॉमन सेंस, है ही नहीं। सोचो इस आदमी के पास कुछ भी नहीं है, उसने बनाया है। इस आदमी के पास सब कुछ है। भाई जब तुम किसी को मानते हो तो उसकी कुछ पॉजिटिव क्वालिटी की वजह से तो मानते हो ना। और यहीं पर आकर मेडिवल हिस्ट्री स्टैंड स्टिल पे आ गई। भारत में एक नई लॉ भी एक्टिव हो रही थी, यूरोपियंस, 18th सेंचुरी, मेडिवल इंडिया। तुम सोचो 1707 में औरंगजेब मर गया, 1707 से 1857 तक तो औरंगजेब नहीं है, तब भी तो मुगल चल रहे हैं। 150 साल, ये जड़ का कमाल है। कभी कभी स्ट्रक्चर इतना मजबूत होता है कि उस पर फर्क पड़ते 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 जाके पड़ता है। मुगलों की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी मनसबदारी सिस्टम। 22 साल वो आदमी दक्कन में था और दिल्ली सेफ थी। तो उसकी वजह ये थी कि सेंट्रल एशिया में कोई था ही नहीं, कोई उधर मजबूत आदमी रहा होता तैमूर की तरह। तो औरंगजेब इधर आते ही काहे, क्योंकि जैसे इधर आते वो दिल्ली पे कब्जा कर लेता। वो लोग अलग अपने लड़ाई लड़ रहे थे, यूरोपियंस सोच नहीं पा रहे थे, अभी तो सिर्फ व्यापारी के रूप में थे। उनको पता, उनको यूरोपियंस को फॉर्मूला किसने दिया? ड्यूप्ले ने। पौंडीचेरी में फ्रेंच गवर्नर है ड्यूप्ले, उसने भारत पर कब्जा करने का फॉर्मूला दिया। तब ईस्ट इंडिया कंपनी एक्टिव हुई कि हाँ यार ये फॉर्मूला बहुत अच्छा है, हिंदुस्तानियों को राजा बनाओ और इनसे पैसा लो और इनके पैसे से इन्हीं की सेना बनाओ और फिर इन पे कब्जा करो। औरंगजेब के समय सब कुछ बिखर गया, फाइनेंस बिखर गया, चारों तरफ विद्रोह शुरू हो गया, जाट विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, अफगान विद्रोह, सब ने विद्रोह कर दिया। इसका एक बेटा था अकबर, औरंगजेब का, उसने विद्रोह कर दिया। उसने इसको समझाया, बड़ी अच्छी बात, इसका बेटा अकबर था वो राजपूतों की तरफ चला गया। कहा इनसे क्यों झगड़ा कर रहे हो राजपूतों से, ये तो हमारे सबसे प्यारे लाई है। औरंगजेब का एक बेटा था शाह आलम, इसका बेटा था, उसने इसको राय दी कि हम लोग मराठों को पैसा फंड करेंगे और मराठा बीजापुर और गोलकुंडा को खत्म कर देंगे
और जब मराठा बीजापुर गोलकुंडा को खत्म कर देंगे तो हम चल के फिर मराठों को खत्म कर देंगे। कितनी बढ़िया राय थी। उसने कहा हमें जाने के नीचे क्या जरूरत है, पैसा फंड करो। इसने अपने बेटे को बंद करा दिया, 12 साल जेल में रखा। कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमको राय दोगे। ये जो पर्सनालिटियां होती है ना, इनके साथ एक दिक्कत है। एक तो ये अपने आगे किसी की सुनती ही नहीं, ये कहती है हमसे ज्यादा जानते हो। कॉमन सेंस दुनिया में एक ऐसी चीज होती है ना जो बहुत अनकॉमन है। मोहम्मद बिन तुगलक को देखो, पढ़ा लिखा आदमी है। कितने मिडिल क्लास के लड़के हैं जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है जीवन में पढ़ने के सिवा, पर वो पढ़ने के सिवा सारा काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को पता है कि मेरे फादर एक लिमिट के बाद नहीं मुझे असिस्ट कर सकते, नहीं मुझे हेल्प कर सकते, पर वो पढ़ने के सिवा सारा काम कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो एकदम एक्यूरेट टाइम पर उनको समझ में आता है कि क्या करना है। और बड़ी सिंपल सी दुनिया है ये।